नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 22 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है उन्नत खेती उत्तम खेती। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 22 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 22 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 22 है और इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। उन्नत खेती, उत्तम खेती के तरीके, सिंचाई के उन्नत साधन, लोकोक्ति, प्रत्यय और समानार्थी शब्दों को हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। राजेंद्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की ही थी कि पिता के आकस्मिक देहावसान के कारण उसे गांव लौटना पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। उसके परिवार की आय का साधन खेती ही थी। इस कारण उसकी मां ने उससे कहा, बेटा कुछ और पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, यहां गांव में क्या रखा है। राजेंद्र ने अपनी मां को समझाया, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। गांव से पलायन करके शहर में रहने वाले लोग कितने कष्ट में रहते हैं मैं जानता हूं। अगर हम खेती के तरीकों में सुधार करने के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे काम धंधों पर ध्यान दें तो हमें खेती से बहुत लाभ होगा। किसी को गांव छोड़कर शहरों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां ने सिर हिलाकर कहा, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे पास रहकर खेती किसानी करो, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा भर निर्भर थी, मतलब पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी और साथ ही पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, जिसके कारण अधिकांश किसानों को साल में कुछ समय मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। राजेंद्र के पिता की स्थिति भी इससे जुदा ना थी। ऐसी स्थिति में राजेंद्र ने कुछ अलग करने का विचार किया और सबसे पहले गांव के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हरीश वर्मा से बात कर अपनी सारी स्थिति उन्हें बताई। वर्मा जी ने पूरी बात सुनने के पश्चात उससे कहा, सबसे पहले तो तुम्हें अपने खेतों में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए ताकि वर्षा का जल व्यर्थ न बहे। अभी खरीफ की फसल का समय है। इस समय तुम उन्नत बीज का प्रबंध कर रोपण विधि से धान लगाओगे तो अच्छी उपज मिलेगी। धान के साथ साथ कुछ खेतों में सोयाबीन, उड़द या मूंग वगैरह भी बो सकते हो, ताकि कोई एक फसल कमजोर हो तो दूसरी फसल से कमी पूरी हो जाए। साथ ही तुम रासायनिक खादों, कीटनाशकों के अलावा जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग करो, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता बढ़ने में अधिक सफलता मिल सकेगी। इसके साथ साथ तुम्हें रबी की फसलों के लिए सिंचाई की स्थायी व्यवस्था भी करनी होगी। वर्मा जी की बातें सुनकर राजेंद्र ने कहा, पर इसके लिए तो बहुत अधिक रुपयों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है। साथ ही मैं कर्ज के लिए साहूकार के चुंगल में नहीं फंसना चाहता। वर्मा जी ने कहा, ऋण की समस्या तो बैंक से हल हो सकती है। अब तो किसानों को हमारी सरकार की ओर से ही बहुत सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिलने लगा है। कुएं के लिए भी बैंक या ग्राम पंचायत से ऋण एवं अनुदान मिल जाएगा। राजेंद्र ने वर्मा जी की सलाह मानकर बैंक से ऋण लेने का फैसला किया। इस संबंध में उसने गांव के दूसरे किसानों से चर्चा की तो उन्होंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। एक दो लोगों ने तो राजेंद्र को चेताया भी, अगर कहीं फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। राजेंद्र ने उन्हें समझाया, ऐसा नहीं है। कई बार प्राकृतिक एवं अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर कर रही है। राजेंद्र ने ऋण लेने के लिए बैंक से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में उसे आवश्यकता अनुसार ऋण मिल गया। ऋण मिलने के बाद सबसे पहले राजेंद्र ने अपने खेतों की मेड़ों को ऊंचा किया। साथ ही खेतों की मिट्टी की जांच कृषि विज्ञान केंद्र से करवाई। इसके बाद उसने उपज और जल्दी पकने वाली धान की किस्म के बीज एक विश्वसनीय दुकान से खरीदे।
बीजोपचार के बाद उसने धान की पौध तैयार की और छिटक कर बोने के स्थान पर रोपण पद्धति से धान की रोपाई की। उसने सोयाबीन, उड़द और मूंग भी बोई। कुछ ही दिनों में राजेंद्र के खेत लहराकर उठे। समय समय पर खाद, कीटनाशक तथा खरपतवार नाशक दवा का बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करते हुए वह अच्छी तरह से अपनी फसल की देखभाल करने लगा। पड़ोस के किसानों ने तो हंसी हंसी में कहा भी, अरे राजेंद्र, तुम तो हमारे भी गुरु निकले, पहली ही बार में इतनी अच्छी फसल, ऐसा कौन सा चमत्कार किया? राजेंद्र ने जवाब दिया, अच्छी खेती चमत्कार से नहीं, कड़ी मेहनत, लगन और सही निर्णय व समझदारी से होती है। उसने उन्हें सारी बातें समझाई। किसानों ने कहा, भैया अगले साल से हम भी तुम्हारी तरह खेती करेंगे। कुछ समय पश्चात फसल की कटाई गहाई के बाद उपज को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार फसल 2 गुनी से भी ज्यादा हुई थी। राजेंद्र ने जरूरत के लायक अनाज रखकर बाकी समर्थन मूल्य पर बेच दिया। इससे उसे अच्छी रकम प्राप्त हुई और उसने एक बार में ही सारा ऋण चुका दिया। यह सब देखकर मां ने उसे खुशी से चूम लिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। अब राजेंद्र सोचने लगा कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने वर्मा जी से फिर सलाह ली। उन्होंने कहा, देखो अभी तुम्हारे खेतों में काफी नमी है, इनमें तुम चना या मसूर बो सकते हो। इन्हें कम पानी की जरूरत होती है। इस ऋतु में 1-2 मावठ की वर्षा हो जाती है, उससे भी लाभ होगा। साथ ही अब तुम कुआं निर्माण के लिए भी आवेदन कर दो। राजेंद्र ने ऐसा ही किया। पहले उसने खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई। ग्राम पंचायत ने भी राजेंद्र को कुआं बनाने के लिए राशि और अनुदान स्वीकृत कर दिया। कुछ ही समय में राजेंद्र के खेत में कुआं तैयार हो गया। उसने बैंक से ऋण लेकर विद्युत पंप भी लगवा लिया। सिंचाई की सुविधा हो जाने से राजेंद्र अपने खेतों से 3 फसलें लेने लगा। राजेंद्र का पूरा ध्यान अपनी खेती की ओर था। कुछ दिनों बाद उसने नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधे की भरपूर सिंचाई होने लगी। फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करने और अच्छी नस्ल की 2 गायें और 2 भैंस रखने से उसे अच्छी आय होने लगी थी। इन सभी कामों में उसकी पत्नी भी पूरा सहयोग करती थी। राजेंद्र ने पशुओं से मिलने वाले गोबर के सदुपयोग के लिए एक गोबर गैस संयंत्र बनवाया। इससे खाना पकाने के ईंधन की समस्या हल हो गई। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र से उसके उपयोग के बाद निकले गोबर द्वारा बने खाद से उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो गई। राजेंद्र इसे आम के आम और गुठलियों के दाम कहता था। समय के साथ साथ राजेंद्र अपनी खेती के कार्य में सभी आधुनिक तरीकों, कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगा। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गांव के दूसरे किसान भी अब राजेंद्र से प्रेरणा लेकर उन्नत ढंग से खेती करने लगे थे। साथ ही गांव वालों ने मधुमक्खी पालन का भी काम शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें अच्छी आय होने लगी थी। अब आसपास के गांवों के लोग भी बात बात में राजेंद्र का उदाहरण देने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐसा समाचार सुनाया कि सारा गांव खुशी से नाच उठा। इस साल जिला प्रशासन राजेंद्र को एक फसल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। सच, राजेंद्र ने अपनी समझदारी से इस कहावत को सही सिद्ध कर दिखाया था। उत्तम खेती मध्यम मान और निकृष्ट चाकरी भीख निदान। इस प्रकार से इस पाठ को हमने पढ़ा और ये एक संकलित पाठ था। और जानते हैं, बीजोपचार का मतलब होता है बीजों को बोने से पहले दवाओं के घोल डालना ताकि पौधे रोग मुक्त रहे। ड्रिप पद्धति क्या होती है? सिंचाई की एक ऐसी विधि जिसमें पानी पाई से बूंद बूंद गिरकर पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। और स्प्रिंकलर पाइप मतलब सिंचाई के लिए बनाए गए ऐसे पाइप जिनसे पाइप फुहार या फवारे के रूप में निकलता है। अब अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। देहावसान का मतलब मृत्यु, प्रबंध का मतलब व्यवस्था, कीटनाशक का मतलब कीटाणुनाशक, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति और अनुदान का मतलब होता है सहायता राशि। मावठ मतलब वर्षा का क्षेत्रीय काम और निकृष्ट का मतलब निम्न, जिम्मेदारी का मतलब उत्तरदायित्व, जैविक का मतलब वनस्पति, मुआवजा का मतलब क्षतिपूर्ति, स्वीकृत का मतलब मंजूर, टोटका का मतलब टोना, चाकरी का मतलब नौकरी और पलायन का मतलब भागना। रासायनिक का मतलब रसायन से संबंधित, उर्वरता मतलब उपजाऊपन और खरपतवार का मतलब घास, रोपण का मतलब रोपने का काम और बान का मतलब व्यापार। इस प्रकार से हमने यहाँ पर शब्दकोश से ढूंढ के इनके अर्थ लिखा हुआ है।
अब ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को इस पेज के बाद कंप्लीट करेंगे। सही विकल्प चुनिए। राजेंद्र ने ऋण लिया बैंक से। राजेंद्र ने ऋण लेकर खरीदा उन्नत बीज, खाद एवं कीटनाशक। ठीक है ना, इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। सिंचाई का बेहतर तरीका ब और स दोनों, ब और स, ड्रिप पद्धति से और स्प्रिंकलर पाइप से। धान की फसल बोने का अच्छा तरीका क्या है? रोपण विधि से बोना। इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। राजेंद्र अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरों के खेत हथियाना चाहता था। गलत। गोबर का सही उपयोग कंडे उपले बनाना है। गलत। जैविक खाद भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। बिल्कुल सही। इस प्रकार से इन प्रश्नों को कंप्लीट किया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ऊपर वाले। प्रश्न है, राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था? तो उत्तर लिखेंगे, राजेंद्र का पैतृक निवास गांव में था, अतः स्वाभाविक रूप से उसके परिवार की आय का एकमात्र साधन खेती ही था। राजेंद्र ने धान की फसल को कैसे बोया? उत्तर लिखते हैं, राजेंद्र ने सर्वप्रथम जल्दी पकने वाली धान की किस्म के बीज एक विश्वसनीय दुकान से खरीदे और बीजोपचार के बाद उसने धान में पौध तैयार की और छिटक कर बोने के स्थान पर रोपण पद्धति से धान की रोपाई की। ग नंबर का प्रश्न, फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है? उत्तर लिखते हैं, कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर किसानों की मदद करती है। ग नंबर का प्रश्न है, जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? तो उत्तर लिखते हैं, जैविक खाद पर्यावरण मित्र है। इसके उपयोग से रसायनों पर निर्भरता कम हो जाती है। पालतू गाय भैंसों का गोबर उपयोग में आ जाता है। इससे भूमि की उर्वरता और उत्पादन बढ़ती है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए? तो उत्तर लिखते हैं, राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त अन्य कई उपाय किए। वह मुख्य फसल के अतिरिक्त अन्य फसल बोने लगा। उसने अपने खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई, कुआं खुदवाया, उसमें विद्युत पंप लगवाया, सिंचाई के आधुनिक यंत्र लगवाए, फसलों के साथ साथ सब्जियों की भी खेती की, अच्छी नस्ल की गायें भैंसे पाली, गोबर गैस संयंत्र लगवाया, खेती में अत्याधुनिक तरीकों और कृषि यंत्रों का प्रयोग किया। इन सबसे उसकी आय में काफी वृद्धि हो गई। अगला प्रश्न है, प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों लिया था? तो उत्तर लिखते हैं, जिला प्रशासन ने राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देने का अर्थ होता है किसी भी बात को अनसुना करना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होगा ऐसा सौदा अथवा कार्य जिसमें सब प्रकार से लाभ हो। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ है समाज में एक आदमी जैसा करता है वैसा ही दूसरा भी करने लगता है। उत्तम खेती मध्यम मान और निकृष्ट चाकरी भीख निदान, इसका अर्थ है खेती करना सबसे उत्तम है, फिर व्यापार और फिर नौकरी बुरी चीज है और भीख मांगना तो सबसे बुरा है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 है, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखिए, जैसे बैंक, पंप, ड्रिप, स्प्रिंकलर और पाइप और गैस। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग लिखिए। अब प्राकृतिक में तो प्रकृति धन ईक, जैविक में जैव धन ईक, रासायनिक में रसायन धन ईक, प्रशासनिक में प्रशासन धन ईक। संधि विच्छेद कीजिए। देवावसान का देव धन अवसान, अधिकांश का अधिक धन अंश, सदुपयोग का सद धन उपयोग और राजेंद्र का राजधन इंद्र। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। रुपये को मुद्रा कहते हैं, फैसला मतलब निर्णय, जरूरत मतलब आवश्यकता, शुरू मतलब प्रारंभ, नुकसान मतलब हानि, जमीन मतलब भूमि, जिम्मेदारी मतलब उत्तरदायित्व, खुशी मतलब प्रसन्नता और तरीका मतलब विधि। किसने किससे कहा? यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? राजेंद्र ने अपनी मां से कहा। सबसे पहले तुम्हें अपने खेतों में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए। उत्तर, कृषि विस्तार अधिकारी हरीश वर्मा ने राजेंद्र से कहा। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा और ये पाठ 22 था। निश्चित रूप से इस पाठ को पढ़ने से जिस प्रकार से हम कोई भी काम रूढ़िवादिता से करते हैं तो जो हमें फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता। जब तक
टेक्नोलॉजी का हम उपयोग नहीं करेंगे, और आजकल चाहे खेती हो चाहे कोई व्यवसाय हो, जब तक आप उसमें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, नया नहीं करेंगे, तब तक आपको उतनी ज्यादा आय नहीं होगी और उतनी ज्यादा आपको इनकम होगी ही नहीं। इसलिए आपको तरीका बदलना चाहिए, आपको थोड़ा सा रूढ़िवादिता को छोड़ना चाहिए और नए तरीकों को अपना के कोई भी काम करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है, तो निश्चित रूप से हम अपने काम में सफल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले पाठ में, अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।